नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। आधुनिक राजनीति में आंदोलन बहादुर का तमगा हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर धावा क्या बोला। सुबह से शाम तक पुलिस की पलटनों की परेड शुरू हो गई। केजरीवाल की पार्टी के उन कमांडरों को थाने तक बुलाने के लिए दिल्ली पुलिस सुबह से शाम तक पसीने बहाती रही, जिनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल बीजेपी दफ्तर पर धावा बोला था। मॉडल टाउन में पार्टी के दफ्तर से आशुतोष को पुलिस अपने साथ ले गई तो घर से शाजिया इल्मी को उठाकर पुलिस थाने ले गई। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ भी दिया गया। वैसे आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के तेवर भी कल से बिल्कुल बदल चुके हैं। केजरीवाल अफसोस जता रहे हैं कि गलती उनकी पार्टी के लोगों की भी थी, वहीं आशुतोष भी गांधीवादी तरीके से पेश आने का पैगाम दे रहे हैं। लेकिन मौके का फायदा उठाने में बीजेपी भला कहां चूकने वाली थी। बीजेपी के नेताओं ने फौरन चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दी और आम आदमी पार्टी की मान्यता राष्ट्र हित में रद्द करने की मांग उठा दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो केजरीवाल की पार्टी को अराजक, माओवादी और विदेशी ताकतों के हाथों बिकने वाली पार्टी बता दिया। जबकि सच तो यह भी है कि बीजेपी मुख्यालय के भीतर से भी जवाबी हमला हुआ, कुर्सियां फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, लेकिन बीजेपी खुद को जख्मी की तरफ पेश कर रही है और केजरीवाल की पार्टी को हमलावर बता रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी ने क्यों की आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। केजरीवाल के नेताओं के खिलाफ क्या दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और बीजेपी के उत्पाती कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर क्या हुआ। बंद स्टूडियो में पत्रकारिता के चश्मे से कभी सियासत को समझने वाले आशुतोष का एक नेता के तौर पर यह दिल्ली पुलिस से सीधा साक्षात्कार था। बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कूच कमांडर रहे आशुतोष को दोपहर चढ़ते चढ़ते दिल्ली पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया। भारी भरकम पलटन के साथ दिल्ली पुलिस मॉडल टाउन में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ से निकालकर आशुतोष को घेरे में लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गए। जाते जाते आशुतोष पार्टी कार्यकर्ताओं को गांधीवाद और अहिंसावाद का पैगाम देते गए और ये संदेश भी कि कल वाली गलती न दोहराएं। मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का शोर शराबा, किसी भी तरीके का हंगामा, किसी तरीके का हड़कंप यहाँ नहीं होना चाहिए। हम अहिंसावादी, गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम किसी भी तरीके की हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं। बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल 2 केंद्रीय किरदारों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस पूरे दिन पसीना बहाती रही। आशुतोष के बाद शाजिया इल्मी का नंबर आया। शाजिया के घर पर उनके कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी थी। महिला पुलिस शाजिया को बाहर ले आई। चेहरे पर विजयी मुस्कान और शहादत की भावभंगिमा लिए शाजिया कैमरे के सामने ही महिला पुलिसकर्मी से सवाल करने लगी। आंदोलन में 3 साल के एक्सपीरियंस की दुहाई दी, तर्क दिया कि बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन तो अहिंसावादी था। मुझे मेरे साथ चल रहा है। हम लोग ने इतने ढेर सारे आंदोलन, बल्कि 3 साल से हम लोग आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, हाथ नहीं उठाते। खैर, कार्यकर्ताओं से जूझते हुए किसी तरह शाजिया को लेकर पुलिस निकल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की सियासत और तेवर में 24 घंटे के भीतर ही यू टर्न आ चुका था। वीर रस की जगह अहिंसा राग था। खुद केजरीवाल भी गुजरात से माफीनामे का पैगाम भेज रहे थे। बीजेपी वालों ने काफी हमला किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमला आम आदमी पार्टी वालों ने भी किया। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। दूसरी तरफ बीजेपी के चंद नेताओं ने बड़ी चतुराई से चुनाव आयोग के दफ्तर का रुख कर लिया। पार्टी की इस पलटन में वो भी थे जिनकी मौजूदगी में ही उनके कार्यकर्ता कल ईंट से ईंट बजाने का संकेत दे रहे थे। बीजेपी मुख्यालय के अंदर से भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे थे, कुर्सियां और पत्थर उछाल रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत की बारी आई तो पूरी बीजेपी ने जैसे पीड़ित की मुद्रा बना ली। खुद संत का चोला ओढ़कर आम आदमी पार्टी को क्या क्या नहीं कहा। केजरीवाल की पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग भी रख दी। जुबानी जवाब तो खैर आम आदमी पार्टी ने भी दिया। इनकी पार्टी को तत्काल प्रभाव से इनकी मान्यता को देश हित में, राष्ट्र हित में समाप्त करने की हमने उस निंदा प्रस्ताव के अंदर भी जो है चर्चा की है। ये एक ऐसा
माओवाद का सौम्य चेहरा है, द जेंटल फेस ऑफ माओइज्म, जो कि देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक करके एनार्की के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बीजेपी के मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति का बयान सुन रहा था। वो ये कह रहा था कि ये लोग तो आतंकवादी हो गए, ये नक्सलाइट हो गए। ये भाजपा की जो बौखलाहट है ये बड़ी अजीब है और बहुत डरे हुए लोग हैं लोग। सवाल ये है कि क्या बीजेपी दफ्तर पर आमने सामने की लड़ाई में पत्थर अकेले केजरीवाल की सेना की तरफ से ही चले थे? अगर आशुतोष और शाजिया इल्मी पर कानून का डंडा चला तो फिर बीजेपी के हुड़दंगियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आपने तस्वीरें देखी, कल की तस्वीरें थी, किस ढंग से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन हिंसक घटना में तब्दील हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हुए और आज दो नेताओं को बुलाकर पुलिस ने पूछताछ किया। अब उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं विरोध प्रदर्शन का ये कौन सा तरीका, और सवाल ये भी खड़े होते हैं कि बीजेपी अगर जाकर कहती है चुनाव आयोग में कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, बीजेपी अगर कहती है आम आदमी पार्टी माओवाद का सौम्य चेहरा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या आने वाले समय में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव किसी हिंसा का रास्ता अख्तियार कर सकता है? और आज अगर अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं, कबूल करते हैं कुछ चूक उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी हुई, आशुतोष अगर कहते हैं हम गांधीवादी हैं, तो कल आशुतोष के नेतृत्व में, शाजिया इल्मी के नेतृत्व में क्यों प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर पर गए थे? और बीजेपी अगर सिर्फ शिकायत करती है तो सवाल ये भी उठते हैं कि बीजेपी की तरफ से भी पत्थर चले थे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, नलिन कोहली बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से कपिल मिश्रा और डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। विक्रम सिंह को खास तौर से इसलिए बुलाया क्योंकि पुलिस की भूमिका भी बहुत अहम होती है। क्या पुलिस वहां देर से पहुंची? क्या पुलिस खास तबके को या खास पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रही है, जैसा कि इल्जाम आम आदमी पार्टी का है? इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक टिप्पणी मैं कपिल मिश्रा से शुरुआत करता हूं। हालांकि कपिल मिश्रा थोड़े संजीदा किस्म के नेता हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, और जैसा कि अभी कहा बीजेपी के नेता ने, आम आदमी पार्टी माओवाद का सौम्य चेहरा है। तो माओवाद का सौम्य चेहरा तो मैं नहीं मानता, सौम्य चेहरा जरूर है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा, कल हमने काफी बहस की, आज केजरीवाल ने भी गलती मानी, शाजिया इल्मी ने भी कहा कि आशुतोष को गेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए और कुछ कार्यकर्ता हमारे उत्तेजित हुए। शाजिया इल्मी की तरफ से यह भी कहा बहुत पत्थर उधर से चले तो कुछ पत्थर इधर से भी चले। लेकिन क्या लगता है कि आगे से आप संकल्प लेते हैं कि इस तरह का कभी हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, ताकि आगे से ऐसी तस्वीरें हम दोबारा नहीं देखेंगे, किसी नेता के घर पर इस तरह से हिंसक प्रदर्शन और टकराव? कपिल मिश्रा। बिल्कुल सर, आगे से नहीं, इस बार भी जिन कार्यकर्ताओं ने हिंसा का जवाब हिंसा से देने की कोशिश की है, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है सर। आम आदमी पार्टी में अभी अरविंद जी ने भी मैसेज भेजा है कि हम जान देने को तैयार हैं लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। कल गलती हुई है, बिल्कुल अरविंद जी ने माफी मांगी है, लेकिन मैं एक बात नहीं, कपिल मिश्रा एक मिनट, कपिल मिश्रा एक मिनट आगे बात करते हैं। आपने एक बात कही कि जिन कार्यकर्ताओं ने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया उसकी पहचान करेंगे। तो ये एक तस्वीर हमारे पास है, ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पर छपी है, प्रवीण खन्ना फोटोग्राफर है। इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं, सबके हाथ में पत्थर है और कहा जा रहा है इसमें एक सज्जन है, मैं ऑथेंटिक ढंग से नहीं कह सकता, लेकिन ये आपके विधायक हैं जर्नैल सिंह, और इसके अलावा सारे कार्यकर्ता, सबकी तस्वीरें साफ दिख रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबके हाथ में पत्थर है और निशाने पर बीजेपी दफ्तर है, और बीजेपी दफ्तर के भीतर क्या हो रहा था और वहां से पत्थर कुर्सियां फेंकी गई, उस पर हम बीजेपी नेता से पूछेंगे। इन सबकी पहचान सामने है। सवाल उठता है ये कौन सी राजनीति है और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी आम आदमी पार्टी? मैंने वही कहा अंजुम साहब कि हमने कल के लिए हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने खुद माफी मांगी है। हम सब लोग कहते हैं कि जिन्होंने हिंसा की उन्होंने गलत किया। ये पत्थर और ये सरिये जो बीजेपी दफ्तर से आए, बीजेपी दफ्तर में पत्थर और सरिये कर क्या रहे थे? वो पार्टी का दफ्तर है कि किसी आतंकवादी संगठन का दफ्तर है? ये मोदी जी इतने बौखला क्यों गए, डर क्यों गए? भाजपा ऐसी छटपटाहट में क्यों है? 56 इंच के सीने के अंदर चूहे का दिल धड़क रहा है क्या कि एक आम आदमी आपके गुजरात में आता है और आप उसे
गिरफ्तार कर लेते हो। वाराणसी में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, अहमदाबाद में हमले होते हैं, अरविंद जी की गाड़ी पर हमला होता है, दिल्ली में पत्थर सरिये फेंकते हैं, लखनऊ में पीटे जाते हैं, वाराणसी में हमारे। चलिए उसका जवाब लेते हैं नलिन कोहली से। नलिन कोहली इसका जरा जवाब दीजिए। नलिन कोहली इसका जवाब दीजिए कि लखनऊ में कुछ कार्यकर्ता अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे तो जिस ढंग से कहा गया कि उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, जिस ढंग से गर्दन पकड़कर जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनकी तस्वीरें भी हमारे पास हमने कल भी दिखाई, वो भी एक तरह से हिंसा का जवाब हिंसा से न सिर्फ है बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी थी। तो बीजेपी पाक साफ नहीं है नलिन कोहली? अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्या थी, कोई परमिशन था, और ये हमारे दफ्तर में जबरदस्ती क्यों घुस रहे थे जो आशुतोष और उनके कार्यकर्ता। दूसरा प्रश्न उठता है, क्या एसएमएस इन्होंने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को भेजा नहीं कि किसी न किसी रूप से आप जाइए और बीजेपी के दफ्तर पर शोर शराबा करिए, जबरदस्ती करिए। तो मतलब प्रश्न ये है कि जब आप अंडर अटैक हैं तो आपका राइट टू डिफेंड हो गया। अब अगर ये एक्शन रिएक्शन की आप बात करें तो पहला प्रश्न ये है कि आपने चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तुरंत उल्लंघन क्यों किया। भाई, अरविंद केजरीवाल जी पहले आदमी नहीं है जो गुजरात गए। 12 साल से मोदी जी के पीछे पड़ी है बहुत एक सेक्शन मीडिया की। एक मिनट नलिन मैं रोक रहा हूं बीच में, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपने जिक्र किया। एक मिनट नलिन, एक मिनट नहीं, इसमें कंफ्यूजन है, ये देश को और दर्शकों को पता चलना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में पाटन के डीएसपी का हमारे पास बयान है। डीएसपी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने ट्रैफिक की वजह से केजरीवाल को रोका क्योंकि ट्रैफिक जाम लग गया था। दूसरी तरफ पाटन के कलेक्टर का कहना है कि आचार संहिता लागू हो गई थी इसलिए हमने रोका। तो आपकी सरकार के जो मुलाजिम है वो तय ही नहीं कर पा रहे, या तो वहां वो ट्रैफिक उल्लंघन में रोका या आचार संहिता में रोका, कहीं न कहीं ग्रे एरिया है नलिन। या तो डीएसपी को सस्पेंड करिए कि वो ट्रैफिक का हवाला दे रहे हैं, कलेक्टर को सस्पेंड करिए, झूठी रिपोर्ट वो दिल्ली भेज रहे हैं। थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं अजीत भाई कि मुझे आपको भी समझाना पड़ेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं ना आप या हम, ये इलेक्शन कमीशन ही कर सकती है। दूसरी बात, आपके डीएसपी ने कहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला नहीं था। मैं आपके पार्टी के डीएसपी की रिपोर्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। अरे सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, मैं कह तो रहा हूँ, आप सुनने का थोड़ा सा तो पेशेंस दिखा। नाम भी बता दूं, डीएसपी का नाम है जेएल पटेल। बता पाऊंगा, जेएल पटेल डीएसपी का नाम बोल रहा हूं मैं। जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, उन पे आ रहा हूँ। अजीत भाई थोड़ी शांति, आपका ब्लड प्रेशर क्यों चढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं, मेरी जुबान ऐसी है सर, क्या करूं? कह रहा हूँ जी, नहीं ब्लड प्रेशर 5 मिनट में अभी आपका बढ़ने वाला है। बोलिए। नहीं, आप बड़े हंसते भी है। नहीं, मुझे नहीं, मेरा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा क्योंकि सत्य के साथ ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता जी। तो इसीलिए क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पहले मैंने आपको पॉइंट बताया। दूसरा है, आपने डीएसपी की बात की, उसकी ड्यूटी जो है वो कर रहा है, कलेक्टर की जो ड्यूटी है वो कर रहा है। अब आप ऐसा है, हमारे कार्यालय के बाहर जो कांस्टेबल खड़ा होगा बेचारा, ड्यूटी कर रहा होगा, उससे जाकर आप पूरे प्रमाण पूछेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो कहेगा जी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, भीड़ आ रही है मैंने भीड़ रोकी। अब उसको फिर आप बोलेंगे जी उसने ये बयान दिया लेकिन दिल्ली के कमिश्नर ने कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसमें कहीं ग्रे एरिया है। ऐसे थोड़ी ना है। नहीं, ये जितना आप समझा रहे हो तो सरल नहीं है, सही हो सकता है, ये सरल नहीं है। जिस पुलिस अफसर ने केजरीवाल को रोका, हिरासत में 2 घंटे के लिए डिटेन किया, जो भी कहें, उस पुलिस अफसर ने कहा ऑन द रिकॉर्ड कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला नहीं था, ट्रैफिक जाम की वजह से रोका गया। तो कहीं न कहीं नलिन कोहली जो बात कही जा रही है वो सच नहीं है। केजरीवाल ने उल्लंघन नहीं किया। या तो मैंने कहा या तो डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों गलत बयानी कर रहे हैं या कलेक्टर गलत बोल रहे हैं। तो मुझसे, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, पहला वाक्य मेरा था कि मुझे भी माफी मांगनी पड़ रही है आपसे कि आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझा रहा हूं। भाई एक्शन मैं कैसे ले सकता हूं, मोदी जी कैसे ले सकते हैं? चुनाव संहिता लग गई है, तो आप प्लीज थोड़ा सा, आपके साथ डीजीपी बैठे हैं पूर्व उत्तर प्रदेश का, उनसे पूछ लीजिए कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो कौन एक्शन ले सकता है। चलिए उनसे पूछ लेते। कपिल आपके पास आएंगे, उर्मिला जी आपके पास आएंगे। कपिल एक मिनट, कपिल आप कुछ जवाब दीजिए, उसके बाद डीजीपी के पास जाते हैं, फिर रीता बहुगुणा जोशी के पास। कपिल जवाब दीजिए आप।
नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं सर, बड़ा छोटा सा सवाल है, क्या ये मॉडर्न आचार संहिता में लिखा है कि नलिन कोहली लाठी लेकर बाहर निकलेंगे और मारना शुरू करेंगे? क्या ये आचार संहिता में लिखा हुआ है कि अंदर से पत्थर चलाए जाएंगे? क्या ये आचार संहिता में लिखा है कि आपके अस्पताल में नर्स नहीं है, आपके कॉलेज में टीचर नहीं है, आपके यहाँ विकास अधूरे हैं, गुजरात में लोग बेरोजगार हैं? इसकी कोई सच्चाई बताने के लिए आ जाएगा तो आप लोग ऐसे गुस्सा करेंगे? सर, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद तो विपक्ष को बोलने का और भी ज्यादा मौका मिलना चाहिए था। आपने तो बिल्कुल जुबान बंद कर दी। ये कौन सा मतलब, ये तो वही बात है जो दुष्यंत कुमार कहते हैं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है। ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने किया वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। कपिल, बाकी मेहमानों के पास भी जाना होगा। नलिन, आप जवाब दीजिए। कपिल, यहाँ जवाब देंगे आप लोग गए झाड़ू यात्रा को और उसके बाद आपने प्राइवेट स्टडी टूर में कन्वर्ट कर दिया। नलिन, जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाओगे। नलिन हो सकता है। नलिन, हाँ बिल्कुल। पहली बात में कहेंगे कि क्या ये संविधान में लिखा है कि केजरीवाल जी संविधान की शपथ खाकर कहते हैं कि मैं अराजक हूं? क्या ये संविधान में लिखा है कि सोमनाथ भारती जी किसी भी महिला के घर में देर रात कोई जवाब नहीं है कोहली साहब? क्या ये संविधान में लिखा हुआ कानून में? चुप रहिए कपिल जी, बीच में मत। कपिल जी बीच में मत रोकिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, बीच में मत ना। मैंने तो पहले ही कहा था मनकवी जी तो सही है, आप सौम्य चेहरा है, नहीं चाहते इनको चुप कराइए क्योंकि आप खुद देख लीजिए भाई, आम आदमी पार्टी की एक छोटी सी दिक्कत है, इनको अपनी आवाज से बहुत स्नेह है। चलिए एक मिनट रीता बोगना जोशी के पास चलते हैं। नहीं, मैं पहले अपनी बात करूंगा, पहले अपनी बात करूंगा, मेहमानों के पास जाने दीजिए। नलिन वापस फिर आएंगे उसी मुद्दे पर। इन्होंने आरोप लगाए हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आरोप लगाए, मुझे जवाब देने दीजिए। आप डिबेट बढ़ाइए। पहले इन्होंने आरोप लगाए, आरोप का जवाब देने दीजिए। तो मैंने वही कहा, क्या ये संविधान और कानून में है कि आशुतोष जी जबरदस्ती हमारे घर के अंदर या दफ्तर के अंदर घुस जाए? पहला स्पष्ट यही है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, आप जो है मेरे ऊपर लाठी का बार बार उठा रहे हैं बात, मैं आप कैसे कह रहा हूँ भाई, कानून प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। तो सुन लीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ अब एक मिनट आप दोनों बराबर है, आप दोनों रुके। एक मिनट, नलिन, कोहली और कपिल, बाकी लोग भी हैं, आप दोनों सवाल जवाब करेंगे, बाकी मेहमानों से बात नहीं कर पाएंगे। रीता बोगना जोशी, जो कुछ हुआ गुजरात में, केजरीवाल को रोका गया, उसको लेकर पाटन के डीएसपी का बयान मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हमारे पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। डीएम ने कुछ और कहा, डीएसपी ने कुछ और कहा। दूसरा, दिल्ली में जिस ढंग से विरोध प्रदर्शन हुआ और आज केजरीवाल ने एक तरह से माफी मांग ली। हम मान लें खत्म हो गया और आगे से ऐसी ना हो, ऐसी राजनीतिक पार्टियां इसकी पहल करें। रीता बोगना जोशी, ऑफिसर बोलो ना। देखिए, कल जो हुआ जो पूरे देश ने देखा बहुत ही निंदनीय था। एक तरफ से अराजकता हुई तो दूसरी तरफ से हिंसा हुई, और मैं ये मानती हूँ कि आप पार्टी ने अगर हिंसा की तो गलत किया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हुआ वो तो बहुत ही गलत था। क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी थी, पुलिस के पास वाटर जेट्स थे, वो वाटर कैनन भी चला रहे थे, लाठी भी चला रहे थे, उन्होंने बैरिकेड भी खड़े किए थे। तो फिर कोई वजह नहीं थी कि जब उनकी रक्षा के लिए प्रशासन खड़ा था तो वो खुद अपने हाथ से हिंसा करते। जिस तरह से बड़े बड़े अड्डे और कुर्सियां और डंडे और ये सब चलाए गए, तो एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय से इस प्रकार का कार्य बहुत निंदनीय है। और माफी तो दोनों को मांगनी चाहिए। बीजेपी माफी मांग नहीं रही है, आप पार्टी ने मांगी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सतर्क रहना चाहिए। वो कहते हैं हिंसात्मक हैं, और अगर इस तरह से हिंसा करेंगे, कानून को तोड़ेंगे, जैसे केजरीवाल जी ने पूर्व में तोड़ा, जाके धारा 144 तोड़ के बैठ गए, तो ये कोई जिम्मेदाराना एक तरीका नहीं है। जहाँ तक गुजरात की बात है, मैं जरूर कहूंगी कि जरूर ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि कांग्रेस कुछ कहती थी वहाँ, तो आप देश को कहते थे कि क्योंकि हम इनको चुनाव हरा देते हैं इसलिए लोग ये बात कहते हैं। आप पत्रकार बोलते थे, आप कुछ कह देते थे। अब अगर कोई झांक रहा है, कोई बात सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं तो दिखाने दीजिए, वेलकम करना चाहिए। तो दिखाने दीजिए। पूरे देश को कहते हैं आओ मेरे गुजरात, आओ मेरे गुजरात, हर एक को कहते हैं मोदी जी मेरे गुजरात आके देखो, मेरे गुजरात आके देखो। तो मैं ये चाहूंगी कि सोशल ग्रुप्स जाएं, अगर इन्हें राजनेताओं से दिक्कत है तो सोशल ग्रुप्स को जाना चाहिए, पत्रकारों को जाना चाहिए। बिल्कुल, एक मिनट रीता बोगना जोशी ने नलिन से जवाब लेता हूँ, उमेश के पास आना होगा। नलिन कोहली, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर केजरीवाल गए, कुछ तस्वीरें केजरीवाल ने ट्वीट की है, इस तस्वीर में वहां का एक स्कूल है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये पाटन इलाके का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है।
टूटी हुई इमारत है, इमारत भी नहीं कह सकते, दड़बानुमा टूटा हुआ जो भी 2 कमरे का है, एक आदमी बैठा हुआ और कूड़ा कबाड़ा है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। अगर केजरीवाल कहते हैं कि ये विकास मॉडल है मोदी का और इसको अगर एक्सपोज करने गए तो इसमें क्या गलत है नलिन कोहली? कोई गलत नहीं है, जो दिखाना चाहे करे। भाई भारत में हर नागरिक का अधिकार है जहां मर्जी जाए। मॉडल कोड का उल्लंघन कोई उनके गुजरात या मोदी जी से लेना देना नहीं है, उनके बीच और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में है। हमसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं इस पे? अब रही बात जो ये ट्वीट कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं 7 अजूबे हैं दुनिया में, 8वां अजूबा हो जाएगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी एक अच्छा शब्द कह देगी अपने मोदी जी और भाजपा के लिए। वैसे ही केजरीवाल जी अगर जा रहे हैं तो अगर ट्वीट कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छा अगर दिखता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो चश्मे उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नलिन कोहली मैं समझ गया, उर्मिलेश जी माफ करें बहुत देर से आपके पास वही दिखाना चाहेंगे। इसके 2 पहलू, एक मिनट नलिन कोहली, एक मिनट जरा उर्मिलेश जी और गुजरात की बात करना चाहते हैं। इसके 2 पहलू, एक तो गुजरात यात्रा जिस ढंग से रोका गया, उस डिटेंशन में कंफ्यूजन है। डीएसपी का स्टेटमेंट है, नाम के साथ मैंने बताया, रोका गया, उसमें बहाना आचार संहिता का है। और दूसरा जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तीसरा जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, इसको राजनीति का एक विकृत रूप है। वहां से रोका जाना और उसके बाद यहां इस तरह से प्रदर्शन होना, और दोनों तरफ से हुआ। नलिन कोहली खुद भी शायद बीजेपी मुख्यालय के भीतर मौजूद थे, और केजरीवाल ने माफी अगर मांग ली या गलती स्वीकार की, नलिन कोहली की तरफ से माफी मांगना तो दूर, यह आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करवाना चाहते हैं देश हित में। असल में सबसे बड़ी समस्या यह है कि तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर जब आप देखते हैं तो वस्तु स्थिति थोड़ी सी गड्डमड्ड हो जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात मॉडल को एक्सपोज करने गए थे, जो उनको अधिकार है, और इस देश में बहुत बढ़िया काम हुआ है गुजरात को लेकर, गुजरात पे प्लस माइनस उसके सब गिनाए गए हैं। अभी हाल में जेएनयू के एक प्रोफेसर ने गुजरात मॉडल पर किताब भी लिखी है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को वहां जबरन रोका गया, गलत ढंग से रोका गया, उसको वो एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन उनके लोगों ने उसके एवज में, उसके कथित प्रोटेस्ट में जो रूप दिखाया अशोका रोड पर, मैं समझता हूं कि वो रूप तो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कुछ वैसा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब मैं देख रहा था हुड़दंग आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की भी, तो मुझे वो 1992 में अयोध्या का वो सीन, उसका एक मिनी रूप, माफ कीजिएगा, मतलब उतना भयानक नहीं था, लेकिन मुझे झलक मिलने लगी कि बीजेपी जो एक समय स्वयं ही हुड़दंग का अखिल भारतीय प्रतीक बन गई थी अयोध्या में, तमाम कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर काम करने वाली पार्टी, बड़े नेताओं के सामने हिंसा करने वाली पार्टी, मस्जिद को ढहा देने वाली पार्टी, उस पार्टी के सदर मुकाम पर, उसके मुख्यालय पर एक ऐसी पार्टी के लोग जो बदलाववादी कहते हैं, जो रेडिकल कहते हैं, जो कहते हैं कि वो जनता के लिए आए हैं, वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि ये जवाब जो बीजेपी को दे रहे हैं उसकी भाषा में दे रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है, और आम आदमी पार्टी जिस उसूलों की बात करती है उसका तो सत्यानाश कर दिया। इसलिए अभी कपिल मिश्रा, अंतिम एक लाइन में कहूंगा, कपिल मिश्र ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। उन्होंने कहा कि उनके नेता आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग हुड़दंग किए, वायलेंस कौन किए। अरे भाई, आपकी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशियों ने भी किया, उन्होंने हिंसा और उन्माद कर रही भीड़ का नेतृत्व किया। क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगर कार्रवाई करने की हिम्मत है तो आप बड़ी कार्रवाई करके, बड़े नेताओं पर कार्रवाई करके दिखाइए, छोटे कार्यकर्ताओं पर करने से क्या होगा। ये कुल मिलाकर आक्रोश और विक्षोभ से पैदा हुई एक ऐसी पार्टी का कर्मकांडी चेहरा है आंदोलन का, जिसमें आंदोलन की बू नहीं है, आंदोलन की आवाज नहीं है, जनता की आवाज नहीं है, कहीं न कहीं उपद्रव को कर्मकांड बनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता, माफ करें डीजीपी साहब, विक्रम सिंह साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार चूंकि अभी जुड़े हमसे प्रोफेसर आनंद कुमार, आप भी थे प्रोफेसर आनंद कुमार शायद कल वहां, जिस ढंग से उर्मिलेश ने कहा और तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है लगातार, इसमें आपके कार्यकर्ता तो दिख ही रहे, नेता भी दिख रहे थे, आशुतोष खुद वहां बीजेपी मुख्यालय के मेन गेट पर दिख रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा हम शांत कराने के लिए थे, लेकिन आज सबने माना कि हाँ, जो स्टेटमेंट है कि बीजेपी वालों ने काफी हमला किया, थोड़ा बहुत हमला आम आदमी पार्टी वालों ने भी किया, लेकिन तस्वीरें गवाए थोड़ा बहुत में हर कार्यकर्ता के हाथ में पत्थर था। क्या कार्रवाई होगी अगर आम आदमी पार्टी मानती है कि वो पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है? और आधा वाक्य मुझे जोड़ने दीजिए, और मैं इसलिए भी और ज्यादा परेशान हूं कि उस पार्टी में योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और प्रशांत भूषण जैसे समृद्ध राजनीतिक विरासत के जवाब लेते ब्रेक पर जाना होगा। प्रोफेसर आनंद कुमार, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। प्रोफेसर आनंद कुमार।
देखिए, कल जो हुआ उसमें राजनीति के महारथियों ने ढेलेबाजी की, लाठीबाजी की। हमारे 40 लोगों का सर फटा और वो अस्पताल में उनको मरहम पट्टी के लिए जाना पड़ा। हमारे 32 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इस महान पार्टी नहीं, आपके 32 लोगों को पकड़ा और 40 लोगों को सर फटा, तो ये 40 और 32 ये 72 लोग थे कहां पे सर? आप बीजेपी मुख्यालय के दफ्तर के गेट पर चढ़े हुए हैं। वो वहां पर हाँ कोई चढ़ा हुआ नहीं था। आशुतोष जी ने चढ़ के सबसे बैठने के लिए और उनके लोगों से भी हाथ जोड़ करके शांति के लिए अपील की कोशिश की, तो उनके ऊपर डंडा मारा गया, उनका चश्मा तोड़ा गया। और बाकी आपके कार्यकर्ताओं के हाथ में पत्थर थे, जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। और ये जो